छत्तीसगढ़ में पिछले 4 दशकों से माओवादी अपना पांव लगातार पसार रहे हैं और ऐसे में कई ऐसे भी जिला है जो वर्तमान में नक्सल प्रभावित से निकल चुकी है और कई ऐसे भी जिला है जहां पर जो माओवादी हैं उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है। उन्हीं में से एक जिला धमतरी भी है जहां पर 2024 से पहले किसी भी प्रकार से माओवादियों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई थी, लेकिन जब से धमतरी में अभी एक नया एसपी पहुंचे हुए हैं, उनके आने के बाद माओवादियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कारण है और क्या जो माओवादी है किस स्थिति में है, उन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ धमतरी के एसपी आंजनेय वार्ष्णेय जी मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। धमतरी में माओवादियों की स्थिति क्या है, क्योंकि 2024 से पहले माओवादियों के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई विभाग के द्वारा देखी नहीं गई थी और इस बार जो है 2 बार डंप भी पकड़ा गया है। एक बार तो 37 लाख रुपया माओवादियों का आपके हाथ भी लगे थे, 2 बार मुठभेड़ भी हुआ, एक बार तो आप स्वयं शामिल भी रहे उसमें। तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस स्टेज पर होंगे अभी माओवादी यहाँ? अभी जो धमतरी का जो क्षेत्र है ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के माओवादियों का जो संगठन है उसके हिसाब से धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में आता है। इसमें अभी अगर हम देखेंगे तो कोंडागांव बॉर्डर पे रावत समन्वय कमेटी सक्रिय है और धमतरी का जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर सीता नदी एरिया कमेटी सक्रिय है और जो आपका गरियाबंद बॉर्डर है वहाँ पर गोबरा एलओएस सक्रिय है। सबसे पहले एक जो माओवादी आत्मसमर्पण किए थे वो अघन है, उसके बाद परमिला जो कि गरियाबंद से, अघन कांकेर से, लेकिन लास्ट में टिकेश नाम का एक है जो कावरी से है, कावरी धमतरी जिला के अंतर्गत ही आता है। तो यह क्या एक बड़ी समस्या सामने आ रही है सर, क्योंकि धमतरी जिला के भी अगर कोई लोग माओवादी संगठन से जुड़ रहे हैं तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप देखें तो टिकेश है ये करीब पिछले 15 साल से सक्रिय था। अच्छा। और अभी जैसा मैं शासन से दिशा निर्देश में लेके हमें लगातार प्रयास करना है तो उसी क्रम में टिकेश ने सक्रिय सरेंडर किया है। तो अभी वर्तमान में धमतरी जिले से एक भी माओवादी सक्रिय नहीं है और गरियाबंद से भी जो अंतिम नक्सली थी प्रमिला थी उसने भी सरेंडर कर दिया है। तो हम काफ़ी विश्वास साथ ये कह सकते हैं कि धमतरी एवं गरियाबंद जिले से वर्तमान में ऐसा कोई भी स्थानीय नक्सली सक्रिय नहीं है। जितने भी नक्सली हैं वे सब बाहर के जिलों से हैं। अच्छा। इनके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो भी सरेंडर हो जाएं। सीता नदी एरिया कमेटी में लगभग कितने माओवादी होंगे सर, कुछ जानकारी निकला है अभी तक? निश्चित तौर पे तो हम नहीं कह सकते क्योंकि संगठन जो है अपने हिसाब से विस्तार करता रहता है, घटाता रहता है, परंतु जितना मतलब अभी तक हमें पिछले इंट्रोगेशन से समझ में आ रहा है तो करीब 15 से 20 माओवादी सक्रिय होने चाहिए। इनसे पहले आपने बीजापुर में भी सेवा दिए हुए हैं सर, तो बीजापुर के जो माओवादी है और धमतरी के जो माओवादी है, क्या कुछ भिन्नता पाई जाती है? जो वार स्ट्रेटेजी है या फिर जो एनुमेशन है, हथियार है, उनमें किन प्रकार से भिन्नता देखी जाती है सर? जो बीजापुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पे मिलिशिया काफ़ी अधिक सक्रिय रहता है, परंतु अगर उसकी तुलना में धमतरी में देखेंगे तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे मिलिशिया सक्रिय नहीं है। दूसरा वहाँ पर माओवादियों की संख्या बहुत अधिक है, हथियार भी उनके पास मात्रा काफ़ी अधिक है और क्षेत्र भी जो माओवाद प्रभावित है वो भी काफ़ी विस्तृत है। उसकी तुलना में ये तीनों चीज़ें आप देखेंगे तो धमतरी में काफ़ी कम है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि माओवाद का जो विस्तार है वह धमतरी में बीजापुर की तुलना में काफ़ी सीमित है। अच्छा। जैसे माओवादी लोग आत्मसमर्पण करते हैं सर, तो कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं इनके लिए? क्या आपके विभाग के द्वारा उनको मोटिवेट किया जाना या फिर लगातार जो उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, क्या माओवादी सहमे हुए हैं इनसे? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सर्वप्रथम तो शासन की जो आप देखेंगे आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है वह काफ़ी आकर्षक है, तो उसके माध्यम से माओवादी आकर्षित होते हैं। दूसरा, माओवादी संगठन की अपने अंदर ही कुछ समस्याएं रहती हैं, जैसे कि वे स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं या महिलाओं का शोषण हो रहा है या जिस प्रकार के वायदे करते हैं कि हम परिवर्तन ला देंगे तो उस प्रकार कोई परिवर्तन ला नहीं पाए हैं। विकास जो है सरकार के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। तो इसको माओवादी कैडर भी देखता है, समझता है और समझ में आता है कि जो माओवादी की विचारधारा है वो पूर्ण रूप से खोखली है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। तो जब माओवादी कैडर को ये बात समझ में आती है तब उसके बाद में फिर वो बाहर निकल करके सरेंडर करता है। एक सवाल मेरे मन में काफ़ी दिनों से था सर कि कई बार ऐसा होता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वे फर्जी मुठभेड़ का भी आरोप लगा देते हैं। तो जब आप जंगलों में सर्चिंग के लिए जाते हैं तो किस प्रकार से दोनों में अंतर स्पष्ट किया जाता है कि ये माओवादी है या फिर ये आम आदिवासी है करके? देखिए,
ये जो इस प्रकार के जो आरोप लगते रहते हैं वह तथ्यात्मक नहीं रहते हैं। पुलिस हमेशा आत्मरक्षा में ही गोली चलाती है। दूसरा, जब कभी भी हम निकलते हैं तो हम सूचना पर ही निकलते हैं, हमें पता रहता है कि वहाँ पर माओवादी हैं, सूचना पर निकलते हैं और हम पर्याप्त चेतावनी भी देते हैं सरेंडर करने के लिए। उसके उपरांत ही आप कभी भी देखेंगे तो माओवादी की तरफ से ही पहले फायर होता है और पुलिस आत्मरक्षा में ही गोली चलाती है। अच्छा, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्माण होने की संभावना न्यूनतम ही रहती है कि कोई निर्दोष मारा जाए। 2-4 दिन पहले मैं एक प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रहा था सर, जो माओवादी संगठन के द्वारा ही भेजा गया था। तो उसमें जो माओवादी प्रवक्ता हैं उनके द्वारा यह कहा गया था कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो निचली स्तर के माओवादी है और जो शीर्ष नेतृत्व के माओवादी हैं उनके लिए तो आत्मसमर्पण का सवाल खड़ा ही नहीं होता। तो क्या जो माओवादी अभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो निचली स्तर के ही हैं? नहीं, अभी आप देखें जो धमतरी में 3 माओवादी सरेंडर किए हैं, तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था और तीनों के तीनों ACM थे और डिप्टी कमांडर भी थे। उनका महत्वपूर्ण पद था संगठन में और संगठन स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ भी झूठा अनर्गल आरोप लगाता है या कुछ भी स्पष्टीकरण देता रहता है, जबकि सभी को पता है कि जो CPI माओवादी है वो गलत बयान ही जारी करती है। अब कुछ क्षेत्रीय सवाल आपसे करना चाहूँगा सर। चाकूबाजी की घटना बहुत बढ़ी है धमतरी में। आप इसमें आंकड़ों में देखें तो इस प्रकार का हमें कोई भी आंकड़े बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगर आप पिछले वर्ष की तुलना करें तो सभी प्रकार के मामले, चाहे हत्या हो, हत्या का प्रयास हो या चोट हो, तीनों की संख्या घटी है। और जब ग्राउंड पर रहते हैं सर तब काफ़ी सारे आरोप जो है आपके विभाग के कर्मचारियों के ऊपर भी लगता है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक चर्चा भी किया हुआ था कि गाँव के कुछ जो माफिया लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं कई जो कर्मचारी उनके द्वारा संरक्षण भी मिल जाता है, तो जिसके चलते जो अपराध है वो और बढ़ जाती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें शासन की स्पष्ट नीति है कि अगर कोई इस प्रकार का कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं है, अगर कहीं पर भी होगा तो उस पर हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। आजकल एक बाइक का चलन बहुत बढ़ी है सर। जो लोग उस बाइक को चलाते हैं वो अलग ही रुतबा में रहते हैं। कभी साइलेंसर को मॉडिफाई करा देना, तो कभी बाइक में जो इंडिकेटर है उनमें रंगीन लाइट लगा लेते हैं, जिसके चलते रात में जो सीनियर सिटीजन है या फिर जिनको आंखों की समस्या है उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का शिकार भी वो लोग हो जाते हैं। तो इन पर किस प्रकार से व्यवस्था की हैं आप? इनके लिए मोटर व्हीकल एक्ट का विशेष प्रावधान है। अगर कहीं पर भी कोई अमानक साइलेंसर होता है या ऐसा मॉडिफिकेशन है जो कानून के रूप से उचित नहीं है तो उस पर हम प्रभावी कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें शासन के माध्यम से एक इंटरसेप्टर वाहन भी मिला है। अच्छा। तो उसके माध्यम से हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज जब हम लोग धमतरी आ रहे थे सर तब काफ़ी सारे स्कूली बच्चे बाइक चला रहे थे और कई बाइक में तो 3 जो स्कूली बच्चे हैं वो भी सवार थे। तो क्या उनके स्कूलों में जा करके आपके विभाग के द्वारा यह बताया गया है कि यह जो है इलीगल काम है करके? जी, इसमें हमें 2 तरीके की समस्या को समझना पड़ेगा क्योंकि ये सामाजिक समस्या है। तो सबसे पहले तो पालकों को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से वाहन जो है अपने बच्चों को ना दें। अगर कम उम्र के लोगों को देंगे उतनी जिम्मेदारी से चला भी नहीं पाएंगे और दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, हम लगातार इसके विरुद्ध एक अभियान भी चला रहे हैं जिसमें हमारी ट्रैफिक की टीम जाती है और हाईवे किनारे यहाँ जहाँ पर भी व्यस्त चौराहे हैं, व्यस्त सड़कें हैं, उसके आसपास के स्कूलों में ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जागरूक भी करती है, उनको बताती भी है कि बताती है किस चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है और अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो सकती है, हो जाए तो उसके बाद में क्या करना है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है सर। महिलाओं पर लगातार अत्याचार तो होता ही रहा है और जो गांव की महिलाएं हैं सर जानकारी के अभाव के चलते जो हेल्पलाइन है उसमें कॉल नहीं कर पाती और महिला सेल जो है जिला में सिर्फ एक ही है जहां तक कि मैं जानता हूं धमतरी में। तो जो दूर दराज के जो महिलाएं हैं यहां तक नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए क्या प्रत्येक थाना में या फिर चौकी में अलग से महिला सेल का निर्माण किया जा सकता है? जी, इस संबंध में शायद आपको जानकारी भी होगी, प्रत्येक थाना में हमने महिलाओं के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण किया हुआ है जहां पर आकर के उनके समक्ष जो भी समस्याएं उसको वो रख सकती हैं। इसके अतिरिक्त जेंडर रिसोर्स सेंटर हैं जो कि SRLM अभियान के तहत जिनका निर्माण हुआ है, उनके साथ हम समन्वय बना करके जितने भी ग्राम संगठन हैं उनके साथ में सामंजस्य कर रहे हैं, जिससे कि जो कुछ भी महिलाओं की समस्याएं हैं, जितने लोगों की समस्याएं रहेंगी वो निकल करके आ पाएँ और उन पर प्रभावी विधिक कानूनी कार्रवाई हो पाए। अच्छा, कई बार सर समाज के जो मुखिया लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि पहले समाज में आना था क्योंकि आपको समाज से जुड़ के रहना है, लेकिन आप सीधा वहाँ चले गए थाना में रिपोर्ट लिखाने। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर?
कि पुलिस जो है अपनी विधिक कार्रवाई करती है। हमारे पास जो कुछ भी जैसी भी शिकायत आती है उसमें कानूनी रूप से जो उचित रहता है हम वही कार्रवाई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के बाकी खबरों से अपने आप को रूबरू रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।